फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किन चीज़ों पे टॉपिक्स रखे जाते हैं, किन चीज़ों पे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, उनको फोकस करके हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले फाइनेंस होता क्या है। साधारण भाषा में फाइनेंस का मतलब होता है मनी, या तो मनी या एकदम जो मनी लाइक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको भी हम फाइनेंस बोल देते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फाइनेंस का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ मनी। उन्होंने फाइनेंस को एक प्रोसेस की तरह समझा है, प्रोसेस की तरह बताया है। बिजनेस फाइनेंस क्या है। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, जैसे अभी हमने देखा कि फाइनेंस का मतलब साधारण भाषा में मनी से होता है या मनी इंस्ट्रूमेंट से होता है। बिजनेस फाइनेंस का मतलब उस मनी से होता है जो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए चाहिए होता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। उसको फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए भी फाइनेंस चाहिए, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए भी फाइनेंस चाहिए। व्हीलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है, फाइनेंस को डिफाइन किया गया है कि बिजनेस फाइनेंस वह फाइनेंस है, वह मनी है जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है और इसका रिलेशन होता है विद द एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। एक बिजनेस एंटरप्राइज के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कैपिटल फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, तो कैपिटल फंड को एक्विजिशन करना यानी कि एक्वायर करना, प्राप्त करना और उसको कन्वर्ट करना, यूज करना। अब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू फाइनेंस यानी कि फाइनेंस से संबंधित, और मैनेजमेंट का मतलब हो गया डूइंग थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है इफेक्टिव और एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फाइनेंशियल मामले हैं, वित्तीय मामले, चाहे वो फाइनेंस के लेने से रिलेटेड हो यानी कि फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, अरेंजमेंट ऑफ मनी से, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो यानी कि यूज ऑफ मनी से, और चाहे वो डिविडेंड से रिलेटेड हो, सारे मैटर ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। सोलोमन ने डिफाइन किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कि ये कंसर्न है एफिशिएंट यूज ऑफ एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स नेमली कैपिटल फंड। जो बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक रिसोर्स होता है किसी संस्था का यानी कि कैपिटल फंड यानी कि मनी, उसके एफिशिएंट यूज से रिलेटेड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन मेजर ऑब्जेक्टिव दो होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और इसमें से भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है मॉडर्न फाइनेंस में, वो समझा जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी संस्था अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी संस्था अपनी वेल्थ को यानी कि उस संस्था की जो नेट वर्थ है यानी कि उस संस्था की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसको मैक्सिमम करना चाहती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कोई संस्था ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स को बढ़ाना चाहती है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए कोई संस्था अपनी संस्था की वैल्यू को बढ़ाती है। यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि जो शेयर्स की वैल्यू होती है उसको बढ़ाना, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज्यादातर जो ये टॉपिक जब डिस्कस किया जाता है तो इसका मतलब होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज से। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज ऐसी कंपनीज को कहते हैं जिनमें लोगों का ज्वाइंट स्टॉक लगा होता है यानी कि बहुत सारे लोगों के शेयर्स लगे होते हैं, यानी कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी। शेयर कैपिटल वाली कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और शेयर होल्डर्स का वेल्थ तब बढ़ता है जब शेयर्स की कीमत बढ़ती है। शेयर्स की कीमत बढ़ाना इसलिए मैनेजमेंट का मेन मकसद हो जाता है। अगर शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है तो इसका मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। इसके एग्जाम्पल मार्केट में देखने को मिलते हैं कई दफे, जैसे हम सुनते हैं कि फला पर्सन वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन हो गया, और वो रिचेस्ट पर्सन कैसे हो जाता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि उसकी जितनी भी शेयर होल्डिंग होती है उन शेयर्स की कीमत हमें डे टू डे शेयर मार्केट में जो प्राइसेस घटते बढ़ते रहते हैं शेयर्स को, उनसे पता चल जाती है। तो जब किसी की होल्डिंग में सबसे ज्यादा शेयर की अगर वैल्यू बढ़ जाती है टोटल शेयर्स की, तो इसका मतलब उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। इसलिए किसी भी संस्था का मैनेजमेंट का मेन पर्पज आज की डेट में अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको बढ़ाना
हो गया है। फाइनेंशियल डिसीजन, कोई संस्था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे करेगी, तो इसके लिए अच्छे डिसीजन लेने जरूरी होते हैं। जो डिसीजन फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं उनको कंबाइनली हम फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं, यानी कि वित्तीय निर्णय। फाइनेंशियल डिसीजन तीन तरीके से होते हैं, मेनली ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते हैं, लेकिन मेजर क्लासिफिकेशन तीन टाइप में उसका किया गया है: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इस बात का डिसीजन होता है कि हम फाइनेंस लेंगे कहाँ से, यानी कि हम कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को अपनाएंगे। हम शेयर इशू करके लेंगे पैसा, या डिवेंचर इशू करके लेंगे, या अन्य कोई सोर्स अपनाएंगे। इन्वेस्टिंग डिसीजन इस बात का डिसीजन होता है कि हम फाइनेंस को यूज कहाँ करेंगे, यानी कि यूज ऑफ फाइनेंस। यूज कहाँ करेंगे, हम फिक्स्ड एसेट में यूज करेंगे या हम करंट एसेट में यूज करेंगे। हम फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे या हम फिक्स्ड एसेट हायर करेंगे। तो ये सब डिसीजन इन्वेस्टिंग डिसीजन में आ जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब किसी संस्था को प्रॉफिट हो जाते हैं तो उस संस्था को ये डिसाइड करना होता है कि इन प्रॉफिट्स को हम अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिविडेंड के तौर पे, या इन प्रॉफिट्स को संस्था में बचा के रखें। जब संस्था में बचा के रखे जाते हैं ये प्रॉफिट्स, तो ऐसे बचे हुए प्रॉफिट्स को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि बचाई गई अर्निंग। प्रॉफिट का हिस्सा जो फर्म के पास ही रह जाता है, संस्था के पास ही रह जाता है, वो संस्था के रिजर्व्स को बढ़ाता है और फ्यूचर में संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। इसी को हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग जो होता है, इस प्रोसेस को जब हम अपने प्रॉफिट्स को बचा लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, तो वो फंड संस्था को ही अवेलेबल हो जाते हैं फिर से यूज करने के लिए। इसलिए इसको एक और टर्म इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों का पुनर्विनियोजन, यानी कि प्रॉफिट्स को फिर से अपनी संस्था में हमने फ्लो बैक कर दिया, लगा दिया। अब है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। मेजर सोर्सेज होते हैं इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होते हैं किसी संस्था की जो शेयर कैपिटल मिलती है, प्राप्त होती है, यानी कि किसी संस्था की जो कैपिटल शेयर्स में बटी होती है। और जो कॉमन शेयर होते हैं, जो ऑर्डिनरी होते हैं, साधारण शेयर होते हैं, उनको इक्विटी शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर के जो होल्डर होते हैं वही संस्था के असली मालिक माने जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी शेयर्स की तरह ही होते हैं, बस दो चीजों का इसमें अंतर होता है प्रेफरेंस शेयर्स में, कि उनको दो तरह का प्रेफरेंस होता है जो लोग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। पहला प्रेफरेंस होता है कि इनको डिविडेंड पहले मिलता है लाभ होने पर, बाद में बचता है तो इक्विटी को मिलता है। दूसरा प्रेफरेंस रहता है कि अगर मान लो कभी कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो जो कैपिटल की वापसी होगी वो कैपिटल की वापसी भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स की होगी, बाद में कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो इसलिए जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको इस बात का प्रेफरेंस रहता है, डिविडेंड का प्रेफरेंस और कैपिटल रिडेम्पशन का प्रेफरेंस, यानी कि कैपिटल प्राप्ति का प्रेफरेंस, इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। डिवेंचर, डिवेंचर एक तरह का लोन होता है। जब कोई कंपनी लोन लेना चाहती है आम पब्लिक से, और आम पब्लिक से वो लोन लेना चाहती है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है डिवेंचर। डिवेंचर की खास बात ये होती है कि जैसे कोई कंपनी कैपिटल जुटाने के लिए इक्विटी शेयर इशू करती है शेयर मार्केट के थ्रू, वैसे ही किसी संस्था को जब आम पब्लिक से लोन लेना होता है तो डिवेंचर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको शेयर मार्केट के थ्रू वो आम लोगों को बेच देती है। कोई व्यक्ति जो कम से कम भी लोन देना चाहता है वो भी डिवेंचर खरीद सकता है, और इस तरह से बहुत सारे लोग मिलकर के कंपनी के डिवेंचर्स को खरीद लेते हैं और कंपनी को बड़ी संख्या में अमाउंट मिल जाती है, बड़ी अमाउंट में। फिर होता है बॉन्ड। बॉन्ड भी डिवेंचर की तरह ही होता है, और एज पर लॉ, एज पर एक्ट, तो डिवेंचर और बॉन्ड में कोई अंतर होता ही नहीं है। इन दोनों में एक व्यवहारिक अंतर होता है केवल, और व्यवहारिक अंतर ये होता है कि डिवेंचर ज्यादातर इशू करती हैं प्राइवेट कंपनीज। जब प्राइवेट कंपनीज आम पब्लिक से लोन लेती हैं तो वो डिवेंचर इशू करती हैं, लेकिन जब कोई सरकारी संस्था या सरकार आम पब्लिक से लोन लेती है और उसकी कंडीशन डिवेंचर जैसी ही होती हैं तो उसको बॉन्ड कहा जाता है। यानी कि कोई सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जनरली जब लोन लेते हैं आम पब्लिक से तो वो बॉन्ड बेच करके लोन लेते हैं, और प्राइवेट कंपनी जब लोन लेती है आम पब्लिक से तो वो डिवेंचर्स बेच करके लोन लेती हैं। ये अंतर है प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉन्ड इशू करते हैं। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आज की डेट में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड नाम से इनको इशू कर देती हैं, क्योंकि इन पे कोई लीगल ऐसा कोई रोक है नहीं।
एक अंतर और होता है, और वो भी व्यवहारिक अंतर है, वो भी कोई लॉ बेस्ड अंतर नहीं है। दूसरा व्यवहारिक अंतर ये है कि डिवेंचर्स ज्यादातर जो इशू होते हैं, ज्यादातर ये इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, जैसे 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है उसको कहते हैं हम कूपन रेट, और इसलिए इनको कूपन रेट डिवेंचर भी कहा जाता है। जिस रेट पे इशू हो गए, इन पे इसी रेट से ब्याज दिया जाता रहता है। बॉन्ड का प्रचलन ये होता है कि जब कोई संस्था बॉन्ड इशू करती है तो उसको जरूरी नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तय करे, वो इसको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देती है। जैसे मान लो एक संस्था ने 1,00,000 रुपए का बॉन्ड इशू किया, अब एक बॉन्ड की जो अमाउंट होती है वो जनरली हाई होती है, डिवेंचर की अमाउंट स्मॉल रहती है, ये भी एक अंतर रहता है। तो बॉन्ड मान लो 1,00,000 का बॉन्ड बेचा किसी संस्था ने 5 साल के लिए, और उस संस्था ने कहा कि भी 1,00,000 का जो बॉन्ड है आज हम 80,000 रुपए में बेच रहे हैं आपको, और 5 साल बाद आपको पूरे 1,00,000 मिल जाएंगे। तो ये जो 80,000 रुपए में हम बेच रहे हैं, ये इसका इशू प्राइस हो गया बॉन्ड का, और 1,00,000 रुपए इसका मैच्योरिटी प्राइस हो गया या फेस वैल्यू हो गई। इसमें जो अंतर है इशू प्राइस में और इसके पार वैल्यू में, ये जो अंतर है 20,000 रुपए का, यही इसकी अर्निंग होती है इन्वेस्टर की। तो ये बॉन्ड होता है। इसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स पे। तो लॉन्ग टर्म लोन लंबी अवधि के ऋण कहीं से भी लिए जा सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, आम पब्लिक से सीधे डिपॉजिट ले लेना। जब कोई संस्था बिना शेयर मार्केट को शामिल किए, यानी कि शेयर मार्केट के थ्रू ना जाकर के आम पब्लिक से सीधे ही जमा स्वीकार करे, तो उसको पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट, बैंक से ये फैसिलिटी मिल जाती है। जो बिजनेस करंट अकाउंट अपना रखते हैं बैंकों में, तो करंट अकाउंट पे एक फैसिलिटी दे देते हैं बैंक्स कि भाई आपको इतने रुपए आप अकाउंट में, अगर आपके में कम भी रहेंगे तो आप 10 लाख तक एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो, तो वो 10 लाख ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई। ये हर एक संस्था की इमेज पे और उसकी क्रेडिट पे डिपेंड करती है कि उसको कोई बैंक कितना ओवरड्राफ्ट अलाउ करता है। नेक्स्ट है कस्टमर एडवांसेस। अब कस्टमर एडवांसेस का मतलब होता है कोई संस्था कस्टमर से भी एडवांस मांग लेती है। कस्टमर से कोई ऑर्डर मिला तो संस्था कह सकती है कि आप 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हमको एडवांस दे दीजिए, ये भी एक तरीका है। ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है, ये आमतौर पे दो व्यावसायिक संस्थाएं, दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से जब उधार सामान खरीदती हैं तब यूज करती हैं। ये ट्रेड क्रेडिट ठीक वैसे ही होता है कि जैसे मान लो हम लोग दुकान से उधार ले आते हैं तो वो ट्रेड क्रेडिट है। ऐसे ही एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से 2 महीने 3 महीने की उधारी पे सामान खरीद रहा है, तो ये एक इसका ट्रेड क्रेडिट है। नेक्स्ट है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग भी एक तरीका होता है फाइनेंस का। फैक्टरिंग होता क्या है? फैक्टरिंग एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें कोई कंपनी अपने डेटर्स को किसी थर्ड पार्टी को सौंप देती है। या यूं कहिए कि जैसे मान लो हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी के जो डेटर्स हैं वो 10 लाख रुपए के इकट्ठे हो गए हैं, और हमारी कंपनी उनसे कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है और हमको पैसे की अर्जेंट जरूरत है, तो हम किसी थर्ड पार्टी के पास गए। वो थर्ड पार्टी फाइनेंस का काम करती है, फाइनेंशियल कलेक्शन का काम भी करती है। हमने उससे कहा कि भाई हमारे 10 लाख के डेटर हैं, आप इनको खरीद लीजिए। उसने कहा ठीक है, मैं 9 लाख रुपए आपको दे देता हूं, बाकी अब ये 10 लाख रुपए के डेटर मेरे हुए। तो हमें 9 लाख रुपए एडवांस में मिल गए, हमारी फाइनेंसिंग हो गई। और जो थर्ड पार्टी है उसी को कहते हैं, इसको फैक्टर बोला जाता है। थर्ड पार्टी को बोलते हैं फैक्टर, और ये जो सर्विस देती है इसको बोलते हैं फैक्टरिंग की सर्विस। तो ये भी एक तरीका है फाइनेंसिंग का। फिर रह गया पब्लिक डिपॉजिट। अच्छा, ये दोबारा आ गया, ये अभी बताया था। कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का तरीका होता है, और कॉमर्शियल पेपर का मतलब होता है जो अच्छी साख वाली कंपनी होती है, जिनकी मार्केट में अच्छी इमेज होती है और उनको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है, तो वो दूसरी कंपनियों से संपर्क करके उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेती है। इस लोन की खासियत ये होती है कि इस लोन को लेने के लिए कोई एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। इसी कारण से ये अनसिक्योर्ड माने जाते हैं, और क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं इसीलिए वही कंपनी इनका यूज कर पाती है जिनकी इमेज बहुत अच्छी होती है, उन्हीं को पैसा उधार मिल पाता है इस कंडीशन पे। नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग अभी हमने डिस्कस किया था कि रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो संस्था के पास बच गए और संस्था ने बांटे नहीं। अगर बांटे नहीं तो रिटेन हो गए हमारे पास, संस्था के पास रह गए, और संस्था उन रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज कर सकती है फ्यूचर में। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन फंड। डेप्रिसिएशन फंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है फाइनेंस का। अब फाइनेंस का सोर्स कैसे है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि ये फाइनेंस का या फंड का सोर्स है या क्या है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन फंड एक सोर्स ही होता है। किस तरीके से होता है कि जब कोई संस्था, आप यूं समझिए कि जैसे किसी संस्था के पास कोई मशीन है और मशीन है 10 लाख की,
अब ये 10 लाख की मशीन संस्था यूज कर रही है, तो संस्था ने पहले साल इस पे 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया। इससे हुआ क्या, मशीन तो यही है, कहीं आई नहीं गई, संस्था के पास ही है, और संस्था के कैश में भी कोई कमी नहीं आई, लेकिन संस्था ने 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन लगाने का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि संस्था जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तो मान लो संस्था की सेल जितनी भी है, संस्था ने सेल इनकम साइड में लिखी हुई है और डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन को लिखेगी। डेप्रिसिएशन क्योंकि लॉस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सेल में से बाकी सारे खर्चों की तरह डेप्रिसिएशन भी घट गया, और इस तरीके से जो पैसा बचा वो प्रॉफिट बचा, यानी कि डेप्रिसिएशन होने की वजह से ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम रह गया। अगर ये डेप्रिसिएशन नहीं घटाते तो ये प्रॉफिट जितना भी होता वो उसकी अमाउंट 1 लाख रुपए ज्यादा होती, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया तो 1 लाख कम हो गई। 1 लाख कम होने का असर ये पड़ेगा कि प्रॉफिट अब कम दिखेगा। अगर ये 1 लाख ज्यादा दिखता तो ये प्रॉफिट हो सकता है डिविडेंड के तौर पे बढ़ जाता, लेकिन ये 1 लाख कम है, यानी कि वो 1 लाख रुपए अल्टीमेटली रह कहाँ गए, जो डेप्रिसिएशन के नाम पे संस्था के पास बच गया 1 लाख, वो कैश संस्था के पास ही रह गया। तो इस तरीके से ये एक फंड प्रोवाइड करने का भी तरीका होता है। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, संस्था अपने प्रॉफिट्स में से फ्यूचर के लिए जो पैसा बचा के रख लेती है उसको रिजर्व या सरप्लस कहा जाता है, तो ये भी फंड प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कोई कंपनी बैंक से भी लोन ले सकती है और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है। यहाँ पे बैंक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, लेकिन जब साथ में ये वर्ड दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि बैंक के अलावा जो अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जैसे IDBI या ICICI, अभी तो ICICI बैंक बन गया है, लेकिन इससे पहले ये एक केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी। तो IDBI या SIDBI, SIDBI, ADB इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इनसे भी लोन मिल जाता है। तो ये फाइनेंस के सोर्सेज हुए, इनके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। अब कैपिटल 2 तरीके की हो सकती है, फिक्स्ड कैपिटल हो सकती है, वर्किंग कैपिटल हो सकती है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है ऐसी कैपिटल जो लंबे समय के लिए काम आती है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ कि हमने कहीं से लंबे समय के लिए पैसा लिया और उसको हमने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो कैपिटल हमारे पास अवेलेबल होती है लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए, उसको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। लेकिन जो कैपिटल हमारे पास अवेलेबल होती है करंट एसेट में लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये वर्किंग कैपिटल हमारे पास करंट एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए भी होती है, और यही करंट एसेट हमारे पास डे टू डे की वर्किंग के जो खर्चे होते हैं उनको पे करने में भी काम आती है, क्योंकि करंट एसेट का मतलब कैश भी होता है, बैंक भी होता है, स्टॉक भी होता है और डेटर्स भी होता है, और अन्य जितनी भी एसेट जो या तो राउंड द ईयर यूज होती रहती हैं बार बार, या जिनकी अवधि 1 साल से कम होती है, उनको हम करंट एसेट मान लेते हैं। तो इसलिए करंट एसेट वर्किंग कैपिटल की श्रेणी में आ जाती हैं। वर्किंग कैपिटल के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है ग्रॉस कॉन्सेप्ट और दूसरा है नेट कॉन्सेप्ट। जो ग्रॉस कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि वर्किंग कैपिटल केवल करंट एसेट में जो फंड इन्वेस्ट है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, लेकिन नेट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इसको वर्किंग कैपिटल मानना सही नहीं है। इनका क्यों नहीं है, क्योंकि ये बताते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कभी 10 लाख रुपए की करंट एसेट है, तो ये 10 लाख रुपए क्या वाकई में पूरी की पूरी वर्किंग कैपिटल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ करंट एसेट तो ऐसी होती हैं जो लेवल हमेशा हमें मेंटेन करना पड़ेगा। भाई इसको पूरे 10 लाख को अगर हम खर्च कर देंगे तो हमारी संस्था की वर्किंग कैपिटल शून्य हो जाएगी। जब वर्किंग कैपिटल शून्य हो जाएगी तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्किंग कैपिटल का एक लेवल हमेशा मेंटेन करना चाहिए। अब इसको हम ऐसे समझते हैं जनरली कि भाई संस्था के पास केवल वही पैसा वर्किंग कैपिटल का माना जाता है जो उसकी जो बेसिक नीडों को पूरा करने के बाद रहता है। अब इसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि मान लो हमारी संस्था की 10 लाख की करंट एसेट है, हम चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे संस्था की लायबिलिटी कितनी है, तो पता चला संस्था की 2 लाख रुपए की लायबिलिटी है। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई 2 लाख की जो करंट लायबिलिटी है उनको मीट आउट करने के लिए हर हाल में 2 लाख की करंट एसेट तो हमको मेंटेन करके रखनी ही चाहिए। इसके ऊपर जो एक्सेस करंट एसेट है, जो एक्सेस करंट एसेट है ओवर करंट लायबिलिटी यानी कि 8 लाख, ये वो कैपिटल है जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या है? कैपिटलाइजेशन दरअसल एक प्रोसेस होती है, या यूं कहें कि कैपिटलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यह देखा जाता है कि कोई संस्था
कोई संस्था अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए और एक पर्टिकुलर फंड, पर्टिकुलर इनकम जनरेट करने के लिए उसको कितनी कैपिटल चाहिए, इसको कहते हैं कैपिटल। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें डिटरमाइन करते हैं क्वांटम ऑफ फंड, यानी कि कितने फंड चाहिए फर्म को जो कि वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए लेना चाहती है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो कैपिटलाइजेशन, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इसके लिए हम एक रेट देखते हैं कि मार्केट में नॉर्मल रेट क्या है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें हम काम करना चाहते हैं। मान लीजिए हमको पता चला कि मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% चल रहा है। 10% जो रेट है वो फेयर रिटर्न है, यानी कि कोई संस्था ठीक से काम करती है तो एवरेज वो 10% कमा सकती है। अब कैपिटलाइजेशन क्या होगा कि हम अपनी संस्था को चलाना चाहते हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस लेवल पे काम करेंगे कि कम से कम हमारा 1 लाख की अर्निंग तो होती रहे। अब 1 लाख की अर्निंग होती रहे तो इसके लिए हम ये पता कर सकते हैं कि हमको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कितनी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम 1 लाख प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमको 1 लाख मिल जाना चाहिए, तो जो रेट ऑफ रिटर्न है मान लो वो 10% है, तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं, इसका 100/10 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जितना हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरू में वो 10 लाख करना पड़ेगा। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 1 लाख हम कमा लेंगे। ये कैपिटलाइजेशन है। इससे कोई संस्था ये जानती है कि हम किसी पर्टिकुलर लेवल पे बिजनेस करने के लिए हमें कितने फंड्स की शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अब ऐसे इसको कैपिटलाइजेशन को सम टोटल ऑफ पार वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स की जो वैल्यूज है उसको मिलाकर के हम कैपिटलाइजेशन पता कर सकते हैं कि हमारी संस्था की कैपिटलाइजेशन क्या है, क्योंकि जो हमने इन्वेस्ट किया है वही उसका सम टोटल होगा। हालांकि इसमें तो इस डेफिनेशन में केवल शेयर्स को कहा गया है, लेकिन ज्यादातर आज की डेट में जो थिंकर्स हैं इसके मैनेजमेंट के, वो सब लॉन्ग टर्म कैपिटल से इसका मतलब लेते हैं, चाहे वो शेयर है और चाहे वो डिबेंचर है, डेट है, दोनों को मिला करके उसको कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। अब है टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है, अंडर कैपिटलाइजेशन हो सकता है। ओवर कैपिटलाइजेशन कब होता है? ओवर कैपिटलाइजेशन रेफर करता है ऐसी सिचुएशन को जब एक कंपनी एक्सेस कैपिटल लगा के रखती है अपनी एक्टिविटी लेवल्स और रिक्वायरमेंट की अपेक्षा, यानी कि हमारी एक्टिविटी का लेवल तो उतना ज्यादा है नहीं और उससे ज्यादा हमने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, तो वो सिचुएशन ओवर कैपिटलाइजेशन को बताती है। ओवर कैपिटलाइजेशन का रिजल्ट ये होता है कि जो रिटर्न होते हैं इन्वेस्टमेंट पे वो लोअर रह जाते हैं, वो कम रह जाते हैं। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो यही एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, मान लो 10% रेट ऑफ रिटर्न है, हमारी फर्म कमा रही है 1 लाख। अब हमने चेक किया कि भाई कैपिटलाइजेशन कितना है, तो पता चला कैपिटलाइजेशन इसका जो 1 लाख हम अर्न कर रहे हैं इनकी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 10% के रेट से वो 10 लाख है, 10 लाख है। लेकिन हमने अब अपनी फंड चेक की है कि हमारे यहाँ लगा कितना हुआ है, तो हमें पता चला हो कि भाई हमारे यहाँ तो ये 15 लाख रुपए लगा हुआ है। तो इसका मतलब 15 लाख लगा हुआ है, यानी कि हम कमा तो रहे हैं उतना ही जितना 10 लाख लगा के कमाते हैं व्यक्ति, लेकिन हमारी संस्था में 15 लाख लगे हुए हैं, यानी कि अननेसेसरी कैपिटल हमारी लगी हुई है। अब अननेसेसरी कैपिटल का हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भी कॉस्ट तो पड़ेगी कैपिटल, हमें 15 लाख की हमने कहीं से लोन लिया है या मान लो हमने शेयर इशू कर रखे हैं तो डिविडेंड देना ही पड़ रहा है, तो हमको कॉस्ट तो पड़ रही है 15 लाख रुपए की और हम अर्न कर रहे हैं केवल 10 लाख रुपए के ऊपर, तो 5 लाख तो बेवजह वेस्ट जा रहा है हमारा, ये फालतू लगी हुई कैपिटल है, इसलिए इसको कहते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। अब इसके कारण क्या होते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के? इसके कारण होते हैं कि अगर मान लो ज्यादा इशू कर दी कैपिटल, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज्यादा कर दी, हमारी बजटेड एक्टिविटीज की इतनी जरूरत थी नहीं, हमने उससे ज्यादा कैपिटल इशू कर दी, या लार्ज अमाउंट बोरो कर रखी है हमने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो भी नुकसानदायक है, या हमने इनएडिकेट डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगाया है, ये भी एक कारण बन जाता है, क्योंकि इनएडिकेट अपर्याप्त मात्रा में डेप्रिसिएशन लगाने से हमारी एसेट तो कम होती जा रही है वैल्यू, लेकिन हम कम मात्रा में डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, रिजर्व बढ़ते चले जाएंगे, तो ये भी एक कारण हो जाता है। एक्सेसिव पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ गुडविल, या हम गुडविल खरीदने के लिए जरूरत से ज्यादा किसी को पैसा दे दें, मान लो किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदा हमने और जरूरत से ज्यादा पैसा दे दिया, ऐसा तब होता है जब एक्विजिशन या मर्जर वगैरह होते हैं, हमने किसी कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया या किसी कंपनी को एक्वायर किया हमने, और उसको एक्वायर करते समय हमने उसकी जो वैल्यू थी 10 लाख थी और हमने उसको 25 लाख में खरीद लिया, यानी कि 15 लाख हमने ज्यादा दे दिया, प्रीमियम दे दिया, तो ऐसे केस में हमने गुडविल की वैल्यू ज्यादा दे दी। या कभी कभी हायर रेट ऑफ टैक्सेशन का रेट जब ज्यादा होता है तो ज्यादातर अर्निंग हमारी टैक्स में चली जाती हैं, तो इस तरीके से अर्निंग कम रह जाती हैं।
अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट, या कभी कभी कैपिटलाइजेशन जो रेट है उसका अंडर एस्टिमेशन, यानी कि रेट ही हमने कम एस्टिमेट कर लिया, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इस वजह से ज्यादा कैपिटल हमने लगा दिया अपनी संस्था में, बाद में पता चला रेट तो अच्छा है। अब है अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन इसके विपरीत सिचुएशन होती है। ये सिचुएशन जैसे ओवर कैपिटलाइजेशन में हमने देखा कि हमारा पैसा ज्यादा लगा है और हम अर्न कम कर रहे हैं, तो नुकसानदायक सिचुएशन है। अंडर कैपिटलाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए हमको फायदेमंद लगती है देखने में, क्योंकि अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, ये वैसी सिचुएशन होती है जब एक कंपनी के जो कैपिटलाइजेशन होता है वो रिक्वायर्ड कैपिटलाइजेशन से कम होता है। जैसे मान लो हम अभी पिछले एग्जांपल में देख रहे थे कि हमको 1 लाख अर्न करने के लिए 10% के रेट से हमारी कैपिटलाइजेशन बन रही थी 10 लाख, तो हमें लगाने चाहिए थे 10 लाख, लेकिन हमने एक्टिविटी का जो लेवल है वो तो सेम रखा और कैपिटल लगाई केवल 7 लाख। तो हम 7 लाख की कैपिटल पे कर रहे हैं काम उतना जितना कि 10 लाख लगा के लोग करते हैं, और मान लो हम कमा भी पा रहे हैं 1 लाख, क्योंकि एक्टिविटी का लेवल हमारा उतना ही है जितना लोग 10 लाख लगा के करते हैं। हमने 7 लाख लगा के वो काम कर रखा है, तो देखने में ये सिचुएशन अच्छी लगती है, शॉर्ट टर्म में तो ये अच्छी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हानिकारक हो सकती है। उसका कारण ये होता है कि हम रिस्क ले रखे हैं, हम बहुत ज्यादा, हमने अपनी कैपिटल केवल 7 लाख लगाई और हम काम कर रहे हैं 10 लाख का, तो इसका मतलब है हम इमरजेंसी में उधारी रखते होंगे, लोगों से बहुत ज्यादा उधार लेके रखते होंगे, तो वो कभी रिस्की भी हो सकता है हमारे लिए। ये इट रिजल्ट्स इन अर्निंग लोअर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ये अंडर कैपिटलाइजेशन में उल्टा लग गया है, ये हायर रिटर्न्स होता है, यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा, हायर रिटर्न्स, जो रेट रिटर्न होता है वो हायर हो जाता है, क्योंकि अगर हम 7 लाख पे ही कमा लेंगे 1 लाख, तो 7 लाख पे जो 1 लाख की परसेंटेज होगी तो वो नेचुरली 10% से ऊपर ही हो जाएगी, ठीक है, वो 13% से भी ऊपर आ जाएगी, यानी कि हम बहुत ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म में तो फायदेमंद दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी नुकसानदायक हो सकती है। नुकसानदायक होने के कई कारण होते हैं। एक कारण तो यही होता है कि हम ज्यादा रिस्क में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए हमको 10 लाख चाहिए हम 7 लाख में करना चाह रहे हैं। इसको ऐसे भी समझिए जैसे मान लो 2 आदमियों का काम हम 1 आदमी से कर रहे हैं, तो एक आदमी कर तो रहा है दौड़ भाग करके, लेकिन लंबे समय में उसको हानि हो सकती है। तो अब इसका एक और कारण होता है लॉस का, कि जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं जब वो अकाउंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि ये हमारी संस्था तो भाई 13% कमा रही है, बाकी संस्था 10% कमा रही है, तो एम्प्लॉइज प्रेशर देंगे संस्था पे कि हमारी अर्निंग बढ़ाओ, वो ज्यादा प्रॉफिट मांगने लग जाएंगे, सैलरी मांगने लग जाएंगे। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स होंगे वो भी एक्सपेक्ट ज्यादा करेंगे कि हमको ज्यादा रिटर्न दो। इसके अलावा मार्केट में कॉम्पिटिटर भी ज्यादा आ जाएंगे हमारे बिजनेस को, वो देखेंगे कि ये तो बहुत कमा रहा है। इसके अलावा सरकार भी देखेगी कि भाई ये तो बहुत ज्यादा अर्निंग कमा रहे हैं, तो सरकार भी हम पे कुछ रोक लगा सकती है, क्योंकि आम पब्लिक आवाज उठाने लगती है कि ये संस्था बहुत ज्यादा अर्निंग कर रही है, तो सरकार इंटरफेयर करती है ऐसे बिजनेसेस में। तो इस तरीके से कुछ लॉसेज होने लगते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के। अब इसके कारण क्या होते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन के? इसके कारण होते हैं अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमने एस्टिमेट पूरी नहीं की, हमने कम की थी, तो हमने कम कैपिटल लगाई होगी, तो ये एक कारण रहता है। बाकी है नेक्स्ट अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल एंड फ्यूचर अर्निंग। अंडर एस्टिमेशन ऑफ इनिशियल यानी कि शुरुआत में हमने जो अनुमान लगाए थे वो कम रह गए थे हमारे। मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड काफी अच्छा हमने मेंटेन किया हुआ। अगर हम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तो हम कम कैपिटल में ज्यादा अर्न कर सकते हैं, ये भी एक सिचुएशन रहती है। नेक्स्ट कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। अगर हमारी डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव उसको कहा जाता है जब कंपनी प्रॉफिट होने पर भी बहुत कम डिविडेंड बांटती हो, तो ज्यादातर पैसा कंपनी रिटेन कर लेती है अपने ही पास। ऐसे धीरे धीरे संस्था के जो रिजर्व वो बढ़ जाते हैं और वो रिजर्व कैपिटल का काम करने लगते हैं, जिससे फ्यूचर में अर्निंग ज्यादा होने लगती है कम कैपिटल पे। अब डिजायर ऑफ कंट्रोल एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका कारण ये भी रहता है कि जब शेयर होल्डर्स की इच्छा रहती है कि उनका कंट्रोल ज्यादा बना रहे, तो वो ज्यादा शेयर इशू नहीं करने देते हैं, बल्कि वो लोन वगैरह लेके काम करते हैं। जब कोई संस्था अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कम ये शेयर कम रख करके और लोन ज्यादा यूज करती है और इस तरह प्रॉफिट्स को कमा पाती है, तो इस सिचुएशन को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वाटर्ड कैपिटल। अगला कॉन्सेप्ट वाटर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो वाटर्ड कैपिटल का मतलब होता है उस सिचुएशन से जब मान लो हमारी कैपिटल पानी में डूब गई। ये कब कहा जाता है पानी में डूब गई? ये नॉर्मल ऐसे पानी में डूबती नहीं है, लेकिन कहावत होती है कि जैसे हमारा पैसा पानी की तरह चला गया। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमें किसी काम में 10 लाख रुपए खर्च करने थे और हमने उस काम पे कर दिए 15 लाख रुपए खर्च,
और 15 लाख खर्च करने के बावजूद भी हमारे पास एसेट क्रिएट हुई केवल 10 लाख की ही, तो ये 5 लाख तो हमारे वाटर में चले गए, पानी में चले गए। ज्यादातर ये एक तो शुरुआती दिनों में होता है, जब कोई कंपनी एकदम स्टार्ट करती है तो शुरुआती चीजों पे बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, कई दफे उसकी उतनी एसेट हमारी बनती नहीं है, तो वाटर्ड कैपिटल इस तरीके से जनरेट हो जाती है। एक्चुअल में ये वो सिचुएशन होती है जब हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो हमारी एसेट रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। होना तो ये चाहिए कि जो हम कैपिटल लगाते हैं उतनी हमारी एसेट दिखनी चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं दिखती है तो एसेट की वैल्यू कम दिखती है, इसका मतलब हमारी कैपिटल वाटर्ड कैपिटल हो गई है। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कोई संस्था अपनी कैपिटल में डेट कैपिटल भी लगा सकती है और इक्विटी कैपिटल भी लगा सकती है। अब डेट और इक्विटी कैपिटल जब संस्था लगाती है तो इनका जो प्रोपोर्शन रहता है, इनका जो मिक्स रहता है, उसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक बिल्डिंग में कितने रूम बने हैं, एक बिल्डिंग की चार दीवारी कितनी बड़ी बनी हुई है, बिल्डिंग में बरामदे कितने हैं, बिल्डिंग में बाकी पार्ट कितने हैं, तो वो सब उसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ऐसे ही एक संस्था की जो कैपिटल रहती है, उस कैपिटल में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, रिटेन्ड अर्निंग है, इन सब का जो मिक्स है, जो इन सब का प्रोपोर्शन है, वही कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल उस सोर्सेज को यूज किया जाता है जो लॉन्ग टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज को केवल यूज किया जाता है, चाहे वो ओन सोर्सेज हैं जैसे शेयर कैपिटल, चाहे वो लोन शेयर हैं जैसे कि डिबेंचर, केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज को शामिल करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। यही चीज जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम इसमें टोटल लायबिलिटीज साइड की बात करते हैं, बैलेंस शीट की टोटल लायबिलिटीज की, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, ये सब शामिल हो जाते हैं करंट लायबिलिटी समेत। यानी कि पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस में जो करंट लायबिलिटीज हैं, अगर इनको हम पूरे को देखें तो ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कोई संस्था चाहेगी कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है तो उसको डिसाइड करना होता है कि हम कितना इक्विटी रखें, कितना हम डिवेंचर यूज करें, कितना हम रिटेन्ड अर्निंग यूज करें। तो ये जो प्रोपोर्शन हम तय करते हैं, सोचते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई भी संस्था कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहेगी जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में संस्था को कॉस्ट कम से कम पड़े और ये कैपिटल स्ट्रक्चर संस्था की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, कॉस्ट कम हो और संस्था की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए। जब हम ऐसा स्ट्रक्चर चुनते हैं कि हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है सारे रिसोर्सेज की मिलाकर के वो न्यूनतम हो, कम से कम हो और वैल्यू हमारी संस्था की मैक्सिमम हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, सर्वोत्तम पूंजी ढांचा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट की अभी हमने बात की, तो कॉस्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी रिसोर्स होते हैं सबकी अपनी अपनी कॉस्ट होती है। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो इनको डिविडेंड देने पड़ते हैं, वो इनकी कॉस्ट है। हम डिवेंचर इशू करते हैं तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो इनकी कॉस्ट है। अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स रखते हैं यानी कि लाभों को बचा के रख लेते हैं तो एज सच इनकी अकाउंटिंग कॉस्ट तो नहीं होती, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट होती है इसकी भी। इकोनॉमिक कॉस्ट में एक कॉस्ट होती है महत्वपूर्ण, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी भी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है कि जैसे मान लो हमारी कंपनी में हमारे 10 लाख के प्रॉफिट हुए और हमने कहा कि ये 10 लाख के प्रॉफिट हम रिटेन कर रहे हैं, यानी कि इनको हम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे, बल्कि हमने संस्था में ये पैसा रिटेन कर लिया। अब संस्था में ये रिटेन कर लिया तो ये सोचा जाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में। अकाउंटिंग कॉस्ट तो ऐसा देखने में लग रहा है कि हमें कोई कॉस्ट ही नहीं पड़ रही है इसकी 10 लाख रुपए की रिटेन अर्निंग की, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो तो सोचेंगे, शेयर होल्डर सोचेंगे कि 10 लाख रुपए अगर हमको मिल जाते तो इस 10 लाख को हम फर्दर इन्वेस्ट करते, कहीं पे फर्दर इन्वेस्ट करके इस पे कुछ अर्न करते, कुछ कमाते। मान लो हम 8% ही कमाते मार्केट में, तो ये जो 8% है ये इस रिटेन्ड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि हम किसी चीज में जब इन्वेस्ट करते हैं तो जो खोई गई इनकम होती है, जो सैक्रिफाइस्ड इनकम होती है, जो फॉरगॉन कॉस्ट होती है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो जब हमने 10 लाख रुपए डिविडेंड के रूप में ना बांट करके संस्था में ही लगा दिए, रिटेन कर लिए, तो ये 8% की अर्निंग शेयर होल्डर्स ने खो दी। तो शेयर होल्डर कहेंगे कि भी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस रिटेन अर्निंग की, यानी कि शेयर होल्डर्स ये कह रहे हैं कंपनी को कि देखो 8% हमारा छूट गया, अब तुम कम से कम इस रिटेन अर्निंग्स पे 8% से ज्यादा कमाओ, 10%, 20%, ताकि हमारी वो कॉस्ट कवर हो जाए। तो इनकी भी कॉस्ट हुई। अब बात आती है कि जो हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे,
तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये तय कर रहे होते हैं कि हम इक्विटी से लें फंड या डेट से लें, डिवेंचर से लें, यानी कि हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को तय कर रहे होते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को तय करने के कुछ तरीके हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हम कौन से कंपोनेंट को यूज करें, हम इक्विटी का ज़्यादा यूज करें या डेट का ज़्यादा यूज करें। तो इसमें कुछ जो मेजर थ्योरीज हैं उनको हम अभी समझेंगे कौन कौन सी थ्योरीज हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की, या ट्रेडिशनल थ्योरी भी इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर की? ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि डेट और इक्विटी कैपिटल को जब हम यूज करते हैं उनका मिक्स, यानी कि कुछ डेट लगाते हैं अपनी कैपिटल में, कुछ इक्विटी लगाते हैं, तो ये फर्म की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्योंकि ये ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। और कहां तक कर सकता है? एट ए सर्टेन लेवल ऑफ डेट तक कर सकता है। सर्टेन लेवल ऑफ डेट यानी कि निश्चित मात्रा में अगर डेट यूज करेंगे तो ये ओवरऑल कॉस्ट को कम कर देगा। ये कैसे करेगा ओवरऑल कॉस्ट को कम? इसको एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे समझाता हूँ इसको। जैसे मान लो हमें 20 लाख टोटल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हमारी फर्म का जो कैपिटलाइजेशन है वो 20 लाख है। कैपिटलाइजेशन 20 लाख का मतलब है कि हमें जो एक लेवल एक्टिविटीज का पूरा करने के लिए 20 लाख की जरूरत है। तो ये कैपिटलाइजेशन की जो अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उससे पता चलता है कि हम जिस लेवल पे काम करना चाहते हैं उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए। ये हमने कैपिटलाइजेशन से जान लिया कि हमको 20 लाख कैपिटल चाहिए। अब हमें तय करना है कि इक्विटी शेयर से कितना लगाएं और डिवेंचर से कितना लगाएं। तो इक्विटी से कितना लगाएं और डिवेंचर से कितना लगाएं, इनकी कॉस्ट हमेशा बनी रहती है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लो जो इक्विटी की कॉस्ट है वो 15% है और जो डेट की कॉस्ट है मान लीजिए वो 10% है, 10% है। तो हम कहेंगे कि वे इसका ऐसा मिक्स का चयन करना है इसका, जिससे कि हमें न्यूनतम कॉस्ट पड़े। अब न्यूनतम कॉस्ट कैसे पड़ेगी या कॉस्ट कम कैसे होगी? तो हम देख रहे हैं कि इस इक्विटी और डेट में हम डेट का जितना ज्यादा यूज करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डेट है वो कम कॉस्ट वाला आइटम है, डेट की जो कॉस्ट है वो कम है। तो जिस चीज की कॉस्ट कम है उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये एक सर्टेन लेवल तक ही ऐसा हो पाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है ओनली विद इन द सर्टेन लिमिट ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज। ये फाइनेंशियल लीवरेज होता है जब कोई कंपनी अपने इक्विटी के साथ डेट की मात्रा यूज करती है तो इसको लीवरेज कहते हैं। यानी कि कोई संस्था इक्विटी कैपिटल के साथ साथ लोन यूज करती है तो इसको बोला जाता है टर्म को लीवरेज। लोन का यूज करना लीवरेज कहलाता है। ये संस्था अपने लीवरेज को जैसे जैसे बढ़ाएगी, यानी कि लोन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाएगी, तो एक सर्टेन लेवल तक तो ये हमारी कॉस्ट को कम रखता है। क्योंकि मान लो 15% इक्विटी है और 10% जो कॉस्ट है वो डेट की है, तो एक लेवल तक ही ये हमें कॉस्ट को कम करने में मदद करेगा। धीरे धीरे एक लेवल के बाद क्या होगा, जब कोई संस्था डेट जरूरत से ज्यादा लेती है तो उस पर ज्यादा कर्ज हो जाता है। जब ज्यादा कर्ज हो जाता है तो उसकी जो इमेज होती है मार्केट में वो डाउन होती है। जब वो अगली बार लोन मांगती है तो लोग उसको महंगा लोन देते हैं, यानी कि ये और ज्यादा लोन मांगेगी तो हो सकता है इसको 10 की बजाय 12 मिले अभी भी, लेकिन सस्ता है इक्विटी से। फिर हो सकता है इसको 15 मिले तो इक्विटी का इसका बराबर हो गया, और फिर हो सकता है आगे ये और लोन ले तो इसको 20% पे लोन मिले। यानी कि उस लिमिट के बाद अगर ये जाएगा तो फिर इसका जो ये कॉस्ट होगा कैपिटल का वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी बात को ये कहता है एट रीचिंग द मिनिमम लेवल। जब ये मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है, मिनिमम लेवल का मतलब इस तरीके से होता है कि आप 2 लाख लोन ले रहे हो तो बैंक कह रहा है कि हम आपको 10% पे दे देंगे। हम मांग रहे हैं 5 लाख तो बैंक कह रहा है कि अगर आप 5 लाख लोन ले रहे हो तो भाई हमारी रिस्क बढ़ रही है लोन देने की, इसलिए अब हम 15% पे देंगे। हम कह रहे हैं कि भाई हमको तो 10 लाख लोन चाहिए तो बैंक ने कहा कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा लोन ले रहे हो, अब हम 20% पे दे सकते हैं। इसको ऐसे समझे जैसे जैसे इन्वेस्टर की रिस्क बढ़ती है तो वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करने लग जाता है और हमारी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसी चीज को बताता है ये ट्रेडिशनल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ये कहता है कि डेट की मात्रा यूज करके हम अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं, खर्चा कम कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर उस लिमिट से ऊपर हम डेट का यूज करेंगे तो ये कॉस्ट उल्टा बढ़ भी सकती है। इसमें कुछ एजम्पशंस हैं इस थ्योरी की। एजम्पशंस क्या हैं? एजम्पशंस है कि केवल 2 ही सोर्स हैं फंडिंग के, एक तो डेट एक इक्विटी। दूसरी एजम्पशन है कि फर्म अपने 100% डिविडेंड बांट देती है। 100% डिविडेंड बांटने का मतलब ये होता है कि जितना भी प्रॉफिट है उसको बांट देती है पूरे के पूरे को, यानी कि कोई रिटेन अर्निंग नहीं रखती है। अच्छा, कोई रिटेन अर्निंग नहीं रखती है तभी तो ये केवल इक्विटी और डिपेंड पे ही भरोसे पे रह गई।
नेक्स्ट है टोटल असेट दी हुई होती है, उनमें कोई चेंज नहीं होता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट संस्था का कोई संभावना नहीं है उसको ग्रो होने की, मतलब हम उसकी बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, उसको भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं। बिजनेस रिस्क भी कांस्टेंट है। फर्म का परपेचुअल लाइफ है। इन्वेस्टर रेशनली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम थ्योरी ये क्या कहती है? नेट इनकम थ्योरी डूरेंट ने दी है। इस अप्रोच में ये कहते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो रेलिवेंट होता है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म में, यानी कि फर्म में वो रेलिवेंट होता है, मतलब वो इस बात से रिलेटेड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर को हम बदल करके, यानी कि उसमें इक्विटी और डेट की मात्रा अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो इससे हमारी फर्म की वैल्यू भी कम या ज्यादा होती है, इसीलिए इसको रेलिवेंट कहा जाता है नेट इनकम अप्रोच को। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट, तो ओवरऑल कॉस्ट में भी चेंज हो जाएगा और इसलिए टोटल वैल्यू जो फर्म की होगी उसमें भी चेंज हो जाएगा। यूज ऑफ मोर डेट, जब डेट का यूज हम ज्यादा करेंगे तो ये रिड्यूस करता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ये कम कर देता है और फर्म की वैल्यू बढ़ा देता है। मतलब इनका यही कहना है, इनका ये मानना है इस थ्योरी में, ये कहते हैं कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को ढंग से मैनेज करें इक्विटी और डेट को तो हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। भाई कॉस्ट को कम कर देंगे तो हमारे रिटर्न बढ़ जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो इनका मानना ये है कि डेट का हम ज्यादा यूज करेंगे तो क्योंकि डेट एक सस्ता साधन होता है इक्विटी से, मतलब ये इनकी अजम्पशन है कि जो डेट है वो 10% पे मिल जाता है मार्केट में और इक्विटी 10%, इक्विटी की जो कॉस्ट होगी 15% या 20% होगी। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने सस्ता साधन डेट को माना है, इसलिए इनका पूरा मानना है कि डेट का जैसे जैसे हम ज्यादा यूज करते जाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कम होता चला जाएगा, यानी कि ये रेलिवेंट है, हमारी संस्था की वैल्यू को प्रभावित करेगा। कॉस्ट कम होगी तो संस्था की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इनकी कुछ अजम्पशन है कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, यानी कि इस थ्योरी में अभी तक हमने देखा टैक्स की कोई चर्चा नहीं थी। फिर इनका अगला मानना है कि कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है, लेस है। और अगला इनका मानना है कि यूज ऑफ डेट डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर, क्योंकि इसमें हमने देखा इस थ्योरी में, इसमें डेट के साथ इन्होंने कहीं ये नहीं कहा है कि भाई आप ज्यादा लोन लोगे तो अब ये 15% भी हो सकता है, क्योंकि इनका मानना है कि रेट वही रहेगा, कोई रिस्क परसेप्शन नहीं है, कोई बैंक ये नहीं कह रहा है कि भाई ज्यादा लोन मांगोगे तो हम महंगा देंगे। तो ये इनकी एजम्पशन है, इसलिए इसको रेलिवेंस थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी ड्यूरेंट ने दी और ये नेट इनकम अप्रोच की अपोजिट अप्रोच है। इसमें ये कहते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इररेलेवेंट है वैल्यूएशन ऑफ फर्म में, यानी कि आप कैपिटल को कम कर दो ज्यादा कर दो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात इररेलेवेंट है। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म as the overall cost of capital is not affected by the capital structure changes, यानी कि फर्म की जो मार्केट वैल्यू है और साथ ही साथ जो ओवरऑल कॉस्ट है कैपिटल की उसमें कोई अंतर नहीं आता कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस से। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जैसे ही आप इक्विटी के साथ अगर डेट की मात्रा बढ़ाओगे, इनका मानना ये है कि जब आप डेट की मात्रा बढ़ाओगे और मान लो डेट की मात्रा बढ़ा करके आपने कॉस्ट कम कर ली तो इसका बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है, क्योंकि जब इसकी कॉस्ट कम होगी तो अर्निंग बढ़ेगी और अर्निंग बढ़ेगी तो लोगों की परसेप्शन बढ़ती है मार्केट में, परसेप्शन बढ़ने से जो इक्विटी शेयर है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो इसका मतलब यहाँ पे ये जो इसमें इसकी कीमत में जो कमी आई थी उसको ये पूरा कर देती है, यानी कि ये मैनेज करता रहता है दोनों, तो कोई अंतर नहीं आता है। इसकी एजम्पशन है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, इन्होंने ये मान रखा है कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, आप इसमें कॉस्ट में कमी करोगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी आपके लिए। मतलब जो आप यहाँ पे बचाओगे इंटरेस्ट के तौर पे सस्ता लेकर के उतना आपको डिविडेंड ज्यादा देना पड़ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। नो कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी है इसमें काफी महत्वपूर्ण मोदी गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच कहती है, ये अप्रोच मोदी गिलियानी और मिलर दोनों ने दी और उन्हीं के नाम पे इस अप्रोच को जाना जाता है। यह थ्योरी कहती है कि फाइनेंसिंग डिसीजन एक फर्म का डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की मार्केट वैल्यू को प्रभावित नहीं करता है। क्योंकि इनका मानना है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट चेंज विद चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। कैपिटल स्ट्रक्चर जो फर्म का है उसकी एवरेज कॉस्ट चेंज नहीं होती है उसको कम या ज्यादा करने से, यानी कि ये जो अप्रोच है ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह ही एक इररेलेवेंस थ्योरी है। ये कहती है कि यह बात कोई रिलीवेंट नहीं रखती है कि आप डेट को और इक्विटी की मात्रा को कम या ज्यादा करते हैं तो कोई कॉस्ट पे फर्क
पड़ेगा। इनका भी यही मानना है एमएम अप्रोच का भी। इसकी एजम्पशन है एमएम अप्रोच की परफेक्ट कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, वहां पे आप जब चाहो लोन ले लो, जब चाहो आप शेयर बेच दो, कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते हैं, ये इनकी एजम्पशन है। और फिर इनकी एजम्पशन है इन्वेस्टर एक्ट रेशनली, इन्वेस्टर जो होते हैं वो समझदारी से काम लेते हैं, यानी कि इन्वेस्टर समझदार हैं, वो देखते हैं कि जब लोन ज्यादा बढ़ रहा है किसी संस्था पे तो उसका बेनिफिट हमको मिल जाएगा, या रिस्क बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेते हैं। और इसी वजह से जैसे ही जो हम डेट का जो हमारा फायदा होता है वो इक्विटी से कवर अप हो जाता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, यानी कि इनका भी मानना है कि संस्था कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं रखती है अपने पास। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है जितना आप अर्न करें, कंपनी ने जितना अर्न किया उतना ही डिविडेंड भी बांटती है, यानी कि जो अर्निंग पर शेयर था वो पूरा का पूरा डिविडेंड शेयर में बदल गया, डिविडेंड जितनी अर्निंग थी उतनी डिविडेंड हो गया। सेम लेवल ऑफ बिजनेस रिस्क का जो लेवल है वो सेम है, ये भी इसकी अजम्पशंस है। तो इन थ्योरीज में से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनकी एजम्पशंस भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए ये एजम्पशंस भी यहाँ पे लिख दिए। हालांकि बाद में एमएम अप्रोच की एक थ्योरी और है, उसमें ये मानते हैं, अभी तक ये जो थ्योरी हमने पढ़ी एमएम अप्रोच, इसमें ये मान रहे थे कि कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। अगली इनकी थ्योरी है वो इसी में ये कहते हैं कि अगर मान लो टैक्स को कंसीडर कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि अगर टैक्स को कंसीडर कर लेते हैं हम तब फर्क पड़ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर पे, यानी कि तब रेलिवेंट हो जाएगी ये बात। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में फर्क कैसे पड़ेगा कि अगर हम डेट ज्यादा यूज करते हैं और मान लो कंपनी पे टैक्स लगता है। अब सबको पता है कि जो टैक्स होता है वो इंटरेस्ट को कंसीडर करता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को या डेट को। तो डेट पे जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो उसका टैक्स में बचत हो जाएगी, और इस वजह से डेट इश्यू करना यानी कि डेट का यूज करना कंपनी को सस्ता पड़ जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस केस में कम हो सकता है।